न्यूज पहुंचाएगा हर खबर आप तक। जी नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान असलम खान और आप देख रहे CNBC। आज फिर हमारे साथ वो शख्सियत मौजूद हैं जो कि एक सियासतदान कहूं या बिजनेसमैन कहूं या समाजी रहनुमा कहूं, क्योंकि तीनों चीज़ें इन पे फिट होती हैं और सियासत से इनका बहुत गहरा ताल्लुक़ है और बिजनेस से भी। आज फिर मेरे साथ एक बार मौजूद हैं हाजी अब्दुल रज़ाक अगर। बखूबी आप लोग जानते हैं, मुख्तलिफ़ चैनलों पे भी इनकी गुफ्तगू सुनते हैं और CNBC पे आए दिन इनका इंटरव्यू भी सुनते होंगे और बड़ी खुलकर बात करते हैं। कभी भी इन्होंने, चाहे वो अपनी पार्टी का मसला हो या किसी और पार्टी का मसला हो या पाकिस्तान की वाक़ा का मसला हो, हमेशा खुल के बात की। तो आज फिर मेरे साथ एक बार मौजूद आई। आइए पूछता हूँ, क्या कहेंगे? रमज़ान शुरू हैं, ख़त्म होने वाले हैं, लेकिन महंगाई का जो तूफ़ान काबू में नहीं आ रहा, आखिर ये पाकिस्तान कब सही होगा और कौन सही करेगा? हाजी साहब, मुझे बताएं कि कई इंटरव्यू मैं कर चुका हूं और मुख्तलिफ अखबारों पर भी मैं देखता हूं, आप हमेशा खुलकर बात करते हैं। आखिर ये पाकिस्तान कब सही होगा? महंगाई का तूफ़ान जिस तरीके से रमज़ान शुरू हुए उसके बाद हालात इतने ख़राब हैं, गरीब बदतर होता चला जा रहा और जो सियासतदान है वो अमीर होते चले जा रहे हैं। तो क्या कहेंगे आज? आपको तो पता है, जब सिर्फ 1947 से जब पाकिस्तान बना है, जब से पहले तो बीच में बड़े अच्छे हालात थे। जब नया जब पाकिस्तान बना, कुछ टाइम 1965 तक पाकिस्तान के बहुत अच्छे हालात थे। हर लिहाज से एक्सपोर्ट, डॉलर वगैरह सब कंट्रोल में थे। कई मुल्कों को हमने इमदाद भी दी, तो उस वक्त हमने इमदाद भी दी। हमारी कंट्री का एक नाम था, जज्बा था। हमने जो 1965 की जंग लड़ी थी, वो मिसाल है दुनिया के अंदर, बहुत बड़ी मिसाल है, जिसके अंदर हमारे जो नौजवान बंदे टैंकों के नीचे बम लेके अपनी जान कुर्बान की और लोगों को उस टाइम पे इतना इंडिया को काफ़ी हद तक उसको मार खानी पड़ी। इस वक्त जो प्रॉब्लम आ रहा है दुनिया के अंदर, रमज़ान शरीफ या दूसरे जो चीज़ें हैं, इंडिया देखो रमज़ान के अंदर सब्सिडी देता है। हम मुसलमान कंट्री हो के सब्सिडी नहीं देते, उल्टे महंगाई कर देते। इस वक्त उम्रे की टिकट के अलावा खाने पीने की चीज़ें इतनी महंगी हो गई हैं कि लोगों का वाकई जीना हराम हो गया है और लोग बहुत परेशान हैं अंदरूनी। और इस वक्त और ट्रम्प के आने के बाद अमेरिका में तो हमारे जो कंट्री के हालात हैं वो दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं। और इस वजह से इकनॉमी हालात जो है, वहाँ से अभी आपको पता है कि नई खबर आने वाली है कि लोगों को डिपोर्ट करेंगे, समझो ना, पाकिस्तानियों को हर कंट्री से। ये बहुत बड़ा एक बहरान आएगा और बहुत बड़ा मसला बनेगा हमारी कंट्री के लिए। लेकिन एक चीज़ और भी है हाजी साहब कि हमें रिपोर्ट किया जा रहा है, अगर दुबई की हम बात करें तो वहाँ पे हमारे पाकिस्तानी, कहना नहीं चाहिए माजरत के साथ, वहाँ पे जाके गलत काम करते हैं, चोरियाँ करते हैं, जेब काटते हैं। तो ये तो फिर निकालना बनता है एक बार। देखो यार, निकालना बनता है। जो पाकिस्तानी यहाँ से जो जा भी रहे हैं ना, तो आपको पता है वही लोग जो जा रहे हैं जो यहाँ भी मजबूरन होते हैं, क्राइम में होते हैं, इधर मजबूर भी होते हैं। ज़्यादातर आपको पता है इन कंट्रियों में क्रिमिनल लोग और इस टाइप के लोग ज़्यादा जाते हैं, दुबई, अफ्रीका, इधर उधर दूसरी कंट्रियों में, क्योंकि यहाँ से भागते हैं और वहाँ पनाह लेते हैं। इस वक्त प्रॉब्लम तो ये है कि जो ये लोग जो क्रिमिनल लोग हैं, सबको पता है कि यहाँ से भागे हुए हैं, वहाँ से लोगों को ट्रेड कर रहे हैं। तो इन लोगों को तो वाकई सज़ा मिलनी चाहिए और उन लोगों को तो उधर से भी रिपोर्ट हो कि पाकिस्तान में इनको कड़ी सज़ा देनी चाहिए और उनके साथ पता चले कि ये क्या है। क्योंकि जाहिर बात, अगर किसी का आपके पास एक अगर मुलाजिम है, मिसाल की बात मैं कह रहा हूँ, अगर वो आपके पास चोरी करता तो जाहिर बात आपको बुरा लगेगा क्योंकि चोरी कर रहा है। अगर बाहर मुल्क में जाके वो अपने गलत काम कर रहा, पाकिस्तान का नाम ख़राब कर रहा, तो उनका हक बनता है। लेकिन हर बंदा ऐसा नहीं होता उसके साथ में। लेकिन कहते हैं कि गेहूँ के साथ में घुन भी पीसते हैं। वही बात आपको पता है, तालाब में एक मछली गंदी होती है तो पूरा तालाब गंदा हो जाता है। अब चंद लोगों की वजह से कई लोगों को उनकी भी लाइफ डिस्टर्ब हो रही है। अब हम लोग को है ना, चेक एंड बैलेंस हमने कभी किया ही नहीं हमारी कंट्री के अंदर। चेक एंड बैलेंस करके लोगों की जो है, जो इस टाइप के जो क्रिमिनल हैं लोग और इस टाइप के जो हरकतें कर रहे हैं, इनको बोलता हूँ इनको कड़ी सजा देनी चाहिए। यही रोक लेना चाहिए, यही नहीं आगे जाए नहीं। और
इनको यहीं रोकना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, रोकना चाहिए। और इनको यहाँ से परमिशन ही नहीं, इनका पासपोर्ट ही नहीं बने। इनके जो इस टाइप के लोग हैं, इनके शनाख्ती कार्ड नहीं बनेगा तो ये किधर भी नहीं जा सकते, ना बैंक अकाउंट खुलेगा ना पासपोर्ट बनेगा। ये क्रिमिनल लोगों को तो इनको इनके बना लेते ना। ये मुसीबत तो ये है कि इधर से रोकोगे दूसरे तरीके से बना लेते। ये चीजें चेक एंड बैलेंस तो कोई करता नहीं है। लेकिन इसमें कमी तो हमारी हुकूमत की है ना। हुकूमत की कमी है। हुकूमत के साथ बैठे हुए उनके साथ जो है हुकूमत भी है और ब्यूरोक्रेट भी है साथ में। ये नहीं खाली हुकूमत है, पूरा एक चेन है। वो चेन इस वक्त तो आपको पता है, पूरी चेन जो इस वक्त कामयाब है इस मुल्क के अंदर, यही सबसे बड़े अमीर लोग हैं। आप देख लो, जो बिजनेसमैन है वो तो तबाह होता जा रहा है। टेक्सटाइल तो बिक रही है कोड़ियों के दामों में। टेक्सटाइल बंद हो गई है, मन्नू ग्रुप खत्म हो गया और ग्रुप खत्म हो रहे हैं टेक्सटाइल से। अब पेशावर में जो मिलें लगी हुई हैं, सरहद में लगी हुई हैं, सबका बेड़ा गर्क हुआ है टेक्सटाइल की। इस वक्त तो 5-5 महीने की जो है तनख्वाहें नहीं दे पा रहे और लोगों को पेमेंट भी नहीं कर पा रहे रॉ मटेरियल का। अच्छा, फिर गैस इतनी महंगी कर दी है, बिजली इतनी महंगी कर दी है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट महंगी कर दी है, जमीन महंगी कर दी है। किस तरह इंडस्ट्री लगेगी, हम किस तरह एक्सपोर्ट करेंगे, किस तरह हम कंपटीशन करेंगे। हमसे ज़्यादा तो आगे बांग्लादेश निकल गया, जो हमारे बाद बनाए 1971। हमारा बाजू था वो निकल के, जो वो निकल करके जो भी बांग्लादेश के बाद हम बांग्लादेश से भी बहुत पीछे चले गए। हमारा दुनिया में जो है इस वक्त रैंकिंग में सबसे लास्ट नंबर पे या सेकंड लास्ट नंबर पे हमारी कंट्री आ रही है। पता नहीं अभी जो आबादी इतनी तेजी से बढ़ रही है किस तरह कंट्रोल होगी और किस तरह होगा। अभी मुझे तो ये लग रहा है कभी खाना जंगी ना हो जाए। जो हालात, अल्लाह ना करे, जो ये हालात हैं, लोगों को जो बेरोजगार होंगे, खाना नहीं मिलेगा, पीना नहीं मिलेगा तो कहाँ जाएंगे लोग। रोटी मकान, जो रोटी कपड़ा मकान तो देना ही पड़ेगा आपको। जो ये भी अल्लाह का एक सिस्टम है, जो है लोग, वो कब तक ये इस तरह चलेगा। अभी जैसे आई साहब बात की आपने एक कि जो क्रिमिनल लोग हैं उनके यहीं से पासपोर्ट नहीं बनना चाहिए, उनको आगे अगर ऐसा हुआ तो सबसे पहले तो हमारे सियासतदानों के ऊपर होगा। क्योंकि अगर हम बात करें नवाज शरीफ साहब की, या इनके 10-10 केस इन लोगों पे होते हैं, इनके पासपोर्ट भी बनते हैं, बाहर जाके चले जाते हैं, या दूसरी पार्टियों की हम बात करें, तकरीबन पार्टियों में क्रिमिनल लोग ये इन्वॉल्व है, तो वहाँ पर तो फिर ये भी नहीं जा सकते। ये तो जाहिर गल है, कानून एक जैसा होना चाहिए ना। यहाँ तो दो किस्म के कानून है, एक जंगल का कानून है, एक शेर का कानून है। समझो ना, शेर का कानून जो है वो मजे कर रहा है, जंगल के कानून वाले बेचारे कोर्ट में भी धक्के खा रहे हैं, पासपोर्ट ऑफिसों में भी धक्के खा रहे हैं, शनाख्ती कार्ड बनाने में भी धक्के खा रहे हैं। बाकी जो दो कानून है, हर चीज में दो कानून है। आप कोर्ट में जाओ, एक जो फैसला कराना होता है 24 घंटे में हो जाता है, और कई लोगों का 20-20 साल 22-22 साल तक कोर्ट से कोई जवाब नहीं मिलता। इसी तरह पेमेंटें लोगों की जो फंसी होती है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, उसको उसकी चप्पल घिसा देते हैं, लोगों को एड़ियाँ घिसा देते हैं, लोगों को इतना तंग करते हैं कि अजियत देते हैं। फिर जब तक ले दे के काम नहीं होता है, बगैर ले दे के हर आदमी ना पैसे मांगता है, किस तरह काम होगा। हर फैक्ट्री वाला बेचारा परेशान है, टेंशन में है। कोई शुगर का मरीज हो गया है, कोई ब्लड प्रेशर का मरीज हो गया, कई बंदे कैंसर के मरीज भी हो गए हैं। किस तरह ये चलेगा। ये लोग कितनी स्पीड से जा रहे हैं। अब जब जितनी स्पीड से जा रहे हैं उतनी स्पीड से लोगों को डिपोर्ट करने का प्रोग्राम बनाया जा रहा है हर कंट्री से। ये जो बेकार होके आएंगे, जो वो लोग जो वहाँ काम कर रहे हैं, वो भी फॉरेन एक्सचेंज भेज रहे हैं। आपको कितना बड़ा सपोर्ट है जो बाहर काम करने वालों का, उसका भी फॉरेन एक्सचेंज बहुत आ रहा है। एक इंडस्ट्री है बहुत बड़ी, 2 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं पाकिस्तानी दुनिया के अंदर। कोई मजाक बात नहीं है। ये 2 करोड़ आदमी बेकार हो जाएंगे और यहाँ आ जाएंगे तो आपका जीना आराम हो जाएगा। आपके पास इतने मसाइल नहीं है कि आप संभाल सको। समझो ना। एक चीज़ और समझ में आ रही है कि जैसे गवर्नर साहब हैं, जेडीसी हैं, चीपा हैं, ये दूसरी चीज़ है। लोग कहते हैं कि गवर्नर साहब कहते हैं कि मैं 50,000 लोगों को खिला रहा हूँ, जेडीसी कहता है हम लाखों खिला रहे हैं। आखिर फिर गरीब कितने, गुर्बत कैसे खत्म होगी। हर बंदा अपने वादे कर रहा कि हम इतने लोगों, तो कितने गुर्बत में कैसे लोग। यार ये जो गरीब है वो खिला भी रहे हैं तो आप समझते हैं कंट्री के पैसे आते हैं। ये बाहर से हमारे पाकिस्तानी फॉरेन एक्सचेंज भेज रहे हैं, जब जाके ये इदारे चल रहे हैं। ये सारे इदारे तो देखो, ये सैलानी वगैरह कितने बड़े बड़े इदारे हैं। ये एथिक हुआ, सैलानी हुआ, दूसरे इदारे, ये सब फॉरेन से ज़्यादातर फंडिंग आ रही है। जो इसके पैसों से ये कंट्री चल रही है, गरीबों को खाना खिला रहे हैं। वो हमारे यही पाकिस्तानी भाई कमा के भेज रहे हैं।
और इधर इनको फंडिंग कर रहे हैं, वरना ये फंडिंग नहीं होगी तो आप सुनो क्या हाल होगा। कोई आसान लोकल की तो इतनी ताकत नहीं है कंट्री के अंदर कि फंडिंग कर सके। अभी लोकल बंदा तो ये है कि अपना बिजली का बिल नहीं भर सकता, बच्चों की तालीम नहीं दिला सकता, तो घर का किराया नहीं दे सकता, तो बेचारा फंडिंग क्या करेगा। वो आजकल जो लोग वाइट कॉलर भी बेचारे खाते हैं इधर उधर से मांग के यार, इधर उधर से लेके अपना काम चलाते हैं। अब रमजान का महीना आया हुआ है, लोग सब्सिडी देते हैं दुनिया भर के अंदर। हमारे यहाँ कोई महंगाई हर चीज में डबल दाम कर देते हैं। जहाज की टिकट के दाम देखो, कोई रोक बोलने वाला नहीं है। उम्रे का टिकट देखो 1.5 लाख 2 लाख रुपए की टिकट कर दी है। उम्रे के अंदर ये हालत है हमारी कंट्री की। जहाँ सब्सिडी देने की होती है वहाँ देते। हिंदुस्तान एक हिंदू मुल्क है, वो हमारे इसमें हिंदू के अंदर तो इंडिया तो इतनी फैसिलिटी देता है वहाँ का, आप सोच नहीं सकते। इंडियन जो आता है उम्रे के लिए वो बड़ा खुश है अपनी कंट्री से। इंडियन अगर मुसलमान कितना है, कितनी आबादी है, हमारे पाकिस्तान जितनी आबादी है इंडिया के अंदर, वो कभी भी पाकिस्तान आने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वहाँ खुश है वो लोग, उनको सारी चीज़ें वहाँ फैसिलिटी मिल रही है। अलबत्ता वो करेंसी लेके आए इंडियन करेंसी, तो यहाँ तो ये बहुत अच्छी तरह रह सकते हैं, फिर भी नहीं आते। वहाँ फ्लैटों की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हमारे यहाँ तो बंगलों की लोग गुजर गुजार रहे हैं, लग्जरी लाइफ गुजार रहे हैं, लग्जरी गाड़ियाँ घूम रहे हैं, 6-6 गाड़ियाँ घूम रहे हैं। प्रोटोकॉल देखो लोगों का, अरे क्या हो रहा है यार, पूरे 2-2 घंटे रोड बंद हो जाता है। अब ट्रैफिक का हाल तो देखो कितना बुरा हो गया है, लोगों को जाने के लिए खाली एयरपोर्ट जाने के लिए 1.5-2 घंटे लगते हैं। कई लोगों की फ्लाइट मिस हो जाती है, कोई बोलने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं। फॉरेनर कौन सा आएगा इस कंट्री में, कैसे आएगा फॉरेनर, जबकि फॉरेनर को फैसिलिटी नहीं मिलेगी, काम के लिए आएगा तो उसको यही हाल इधर है, तो क्या करेंगे फिर। यहाँ आपको वो हो रहा है लूट मार, फिर कितना क्राइम बढ़ गया है, आए दिन क्राइम बढ़ गया है, लोगों को पूछने वाला नहीं है। अभी क्या करेगी वो आर्मी भी बेचारी कहाँ तक भागेगी। नाज़रीन, आपने देखा कि हमेशा इन्होंने खुल के बात की, लेकिन आखिर ये पाकिस्तान कब सही होगा, कौन सही करेगा। एक तरफ हम गुर्बत से परेशान हैं, दूसरी तरफ हमारे आए दिन कोई न कोई धमाके होते हैं। अभी जिस तरीके से आपने देखा बलूचिस्तान के अंदर हज़ारों लोग शहीद हो चुके हैं। इसीलिए कहते हैं कि हमारा जंगल का कानून है। जिस तरीके से हाजी साहब ने कहा कि एक जंगल का कानून है, एक अमीरों का और गरीबों का, जबकि पाकिस्तान और चाहे दुनिया का कोई भी मुल्क, हर किसी के लिए, कोई भी हुकूमत हो, कोई भी अदालत हो, हमेशा कानून एक होना चाहिए, अमीर के लिए भी या गरीब के लिए। गलत करने वाले के लिए गलत होना चाहिए, सही के लिए सही। क्योंकि यहाँ कहा जाता है कि करोड़ों की रकम खाकर लोग चले जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं होता। एक हेलमेट का जिसने बाइक पे हेडबैंड नहीं लगाया वो 6-6 महीने की जेल काटता है, और धक्के खाकर फिर वहीं बेचारा जाता है तो पता चलता कि बेगुनाह था, लेकिन कोई पूछने वाला। लेकिन ऐसा भी एक तरफ हमारा मुल्क कहाँ जा रहा है, एक तरफ धमाके की लपेट में, तो ये कौन कर रहा है, कैसे होगा, क्या इस वक्त तो मैं आपको बताऊं, हमारा जिस तरह अभी तो जो है ना, हमारे कंट्री की बहुत अच्छे हालात नहीं है जितने लोग समझ रहे हैं। हमें आंखें दिखा रहा है इंडिया, तो वही कर रहा है यहाँ पे। हम इंडिया को आंखें दिखाते थे, आज हमको इंडिया आंखें दिखाता है, क्योंकि हमारा खुद का जो है ना प्लेटफॉर्म सही नहीं है। हमारा सिस्टम ही नहीं सही होगा जब तक, मैं पहले दिन से बोल के आ रहा हूँ, हमारे सिस्टम में जो खराबी है उसको सही करो। पहले तो हम एक पाकिस्तानी बनने की कोशिश करें, हमारे में जज्बा ही नहीं पैदा हो रहा, हम पाकिस्तानी हैं। यही मुसीबत है, कोई सूबा सिंध, कोई सरहद, कोई पठान, कोई बलोची, कोई सराइकी, ये हमारे अभी तक यही कंट्री के अंदर ख़त्म नहीं हुआ कि हम एक पाकिस्तानी नहीं है। जब तक एक पाकिस्तानी नहीं बनेंगे और एक मुल्क के हिस्से में नहीं काम करेंगे, ना तालीम हमारे यहाँ है, ना कोई तालीम की कोई तरक्की हो रही है, ना कोई तालीम के लिए कोई अच्छे उस्ताद आ रहे हैं, ना टीचर आ रहे हैं। हर तरीके से ये ट्रैफिक का जो आप बता रहे हैं, ट्रैफिक जो पुलिस वाले हैं वो सिग्नल पे थोड़ी खड़े होते हैं, वो सिग्नल के आगे खड़े होते, सिर्फ पकड़ने के चक्कर में होते चुपके से, समझे। वो खाली हर बेचारे गरीब आदमी, स्कूटर वाला, रेडी वाला, इन गरीबों को इतना टॉर्चर करते हैं ये लोग, रोज पकड़ पकड़ के उनके पैसे लेते हैं। मैं कई दफ़ा आपको कैमरे लगे हुए, आप वीडियो चेक कर लो, कितने लोगों को अजियत दे रहे हैं यार पुलिस वाले। 6-6 पुलिस वाले ऐसे खड़े होते हैं जैसे चपट जाते हैं आदमी के ऊपर, कि बस आ गया कोई, कि आपने वो आपका कांच नहीं चढ़ा हुआ, आपका फलाना नहीं चढ़ा हुआ,
कोई ढूंढते ही है माना, कोई समझाए आके भाई ट्रैफिक के निजाम को सही करे, सिग्नल पे खड़ा होकर सही बताए लोगों को, मतलब सिग्नल के आगे खड़े होकर पकड़ने के चक्करों में होते हैं लोगों को। हाजी साहब फिर वहीं आपकी आ जाती है कि वो भी क्या करें, क्योंकि उनके ऊपर वो भी जब कहीं ड्यूटी लेते हैं तो उसके पैसे दे के आते हैं, यानी पुलिस वालों को पैसे देते हैं, ऊपर से नीचे तक रिश्वत चलती, तो कैसे सही होगा, छोटे कैसे सही होंगे जी? क्योंकि आप खुद एक सियासतदान हैं, आप सियासत में रहते हुए एक सीएम के एडवाइजर भी रहे, लेकिन उसके बाद भी आज बाहर बैठे, क्योंकि सच्चे आदमी की तो कोई कदर आ ही नहीं रहा। अब तो यही हो गया ना, यहाँ पे जो है सच्चे वाले तो कोई कदर नहीं। सच्चा आदमी तो घर पे बैठा हुआ है ना, हर जगह पे सच्चा आदमी घर पे बैठा हुआ है। सच्चे आदमी को तो ये लेते भी नहीं है ना। आजकल कमाओ पुत्र है ना, कमाओ पुत्र कौन होता है? जो कमा के देता है, कमा के जो कमा के देने वाले की इज्जत है, बाकी तो वही नहीं। आप घर के अंदर क्या है, माँ के पास जाओगे तो माँ जो कमाओ पुत्र है उसकी इज्जत करती है। ये इधर हाल है गवर्नमेंट का भी, जो कमा के दे रहा है जो गवर्नमेंट को, वो उसके सबका काम चल रहा है और क्या चलेगा। क्योंकि मैं आपके 4-5 इंटरव्यू कर चुका हूं, हमेशा आपने यही कहा कि यार, क्योंकि मैंने जो अंदाजा आज तक लगाया कि आपने हमेशा सच बात की, ईमानदारी की बात की, पाकिस्तान के लिए बात की, पाकिस्तानी कौम के लिए बात की। लेकिन आज आप घर पे बैठे हुए कि पुराने सियासतदान समझते हैं सियासत को कि पाकिस्तान कैसे चलेगा, लेकिन उसके बाद भी आपको घर बैठाया गया, तो अभी तक कोई वो नहीं आया कि आपको कोई सीट दी जाए, कोई आगे बढ़ाए। यार सीट तो देने की बात कर रहे हो आप, सीट अल्लाह ताला देगा, मैं अल्लाह ताला से मांगता हूँ। इज्जत देने वाला ऊपर वाला है, उसकी जात है। कोई शक नहीं, आपकी इज्जत है, वो ये हमको कॉमर्स हो या कोई मार्केट हो, अल्लाह ताला इज्जत देने वाला है और अल्लाह ताला इस मुल्क में इज्जत देगा इंशाल्लाह। अभी मेरे को इनके कोई ओहदे से कोई लालच नहीं है ना कोई चीज़ है। अगर जो इनको मेरी ज़रूरत पड़ेगी काम की, और मैं आपको पता खुल के काम करूँगा, और खुल के जो काम करूँगा लोगों के लिए भलाई के, कोई भी चाहे कोई भी हो, उनके लिए काम करना है। जब सीट पे आना है तो, वरना तो काम नहीं करना है। इस तरह का काम नहीं कर सकता मैं कि दूसरी किस्म के मैं काम नहीं कर सकता। इस कंट्री के अंदर जो हो रहा है सबको पता है, कोई बची हुई कोई छुपी हुई बात तो है नहीं, क्योंकि नई बात है। वो काम मेरे से नहीं हो सकता। जी नाज़रीन, आपने सुना कि वो काम मेरे से नहीं हो सकता जो लोग चाहते हैं। हमेशा हर जगह आपने देखा कि सच्चे आदमी की कोई कदर नहीं है, चाहे वो सियासतदान हो या बिजनेसमैन हो। किसी भी तहरीक में या एनजीओ में या घर में कभी खुलकर बात करते हैं तो हमेशा बुरा होता है, लेकिन सच बोलने वाला ही सच्चा होता है। जो खरा आदमी होता है हमेशा खुलकर बात करता है, वो ना तो देखता अपना ना किसी और का, वो हमेशा ही। तो आखिरी पैगाम क्या हमारे कराची के लोगों को, उन सियासतदानों को क्या देंगे कि कैसे सही होगा, क्या करें, आप क्या कहेंगे? अभी तो ये जो है ना, जितने भी सियासतदान हैं और जितने भी हमारी कंट्री के जो बड़े लोग हैं, करते धरते लोग हैं, इनको एक टेबल पे बैठ के मुल्क के बारे में सोचें। अभी बहुत मुल्क जो है ना बहुत डीप अंदर में है, तकलीफ में। आपको पता है सारा जो है आपका टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट नहीं होगा, मुल्क का जो है बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इनको लग नहीं रहा है, जब ये एकदम से काफ़ी लोग जो है बेरोजगार हो गए हैं, लेबर, तो इनको सोचना पड़ेगा। टेक्सटाइल के अंदर गैस बिल्कुल नहीं दे रहे हैं, गैस इतनी महंगी कर दी है। फिर वो जो है IPP जो चल रहे हैं विंड पावर, उनको अभी तक पैसे दे रहे हैं, उनके साथ उनके टेरिफ इतने अच्छे टेरिफ दिए हुए इनको, उनकी मौजें लगी हुई, चले तो भी पैसा मिलता है, नहीं चले तो भी पेमेंट मिलती है। इसके ऊपर अभी बीच में जो शोर शराबा हुआ था, हल्का फुल्का काम हुआ, इसके बाद बिल्कुल काम दब गया, कोई बोलने वाला नहीं है IPPB के ऊपर। यह विंड पावर जो चल रहा है इस वक्त, ये भी तबाही मचा रहा है मुल्क के अंदर। जबकि सोलर, अब सोलर के ऊपर सुना है कि अब टैक्स लगा रहे हैं। अब ये किस तरह होगा? पहले वो उसको लगाते हैं। इसी तरह गैस का भी क्या ना, गैस पावर हमारे सारे बंद पड़े हुए हैं, सारे गैस पावर बंद पड़े हुए हैं और सारी इंडस्ट्री तबाह हो रही है। इतने महंगे गैस पावर जो मंगाए, फॉरेन एक्सचेंज लेके आए, सब बंद पड़े हुए हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। बल्कि उसको ऊपर दूसरे किस्म से टॉर्चर कर रहे हैं। क्या करें? लाइन भी काट दी है, सब कुछ काट देते हैं। एक समझ नहीं आ रही क्या करें कि हमारे को जब इन्होंने लगाया, बोला, सब कुछ कर रहे हैं। अब इसी तरह सोलर का कर रहे हैं, सोलर के ऊपर भी यही कर रहे हैं। तो ये कल लोगों को लगाते हैं, फिर लोगों को इस तरह का टॉर्चर करते हैं। किस तरह इन्वेस्टमेंट आएगी बाहर की?
लोग आना चाह रहे थे वो भी नहीं आ, अब तो लोग तो किधर के भी नहीं रहेंगे, काफ़ी प्रॉब्लम होगा लोगों के साथ हो रहा है। अब किस तरह कोई इंडस्ट्री की ज़मीन देखो, एक ज़मीन पे भी कब्जा होता है, जो ज़मीनें देते हैं एक ज़मीन 4-4 जगह लोड करते हैं। अभी तक नूरियाबाद की इतनी ज़मीनें जो दी हुई हैं कोई बोलने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। जो पुरानी ज़मीनें बेची हुई हैं उसको अलॉट कर नहीं रहे हैं और दूसरी नई ज़मीन पैसे लेके दे रहे हैं, समझो ना। इनको जहाँ पैसे मिल रहे वहाँ ज़मीन भी मिल जाती है, अलॉट भी कर लेते। बाकी जो पुराने लोग बेचारे लिए हुए उनको कैंसिल कर देते हैं, उनका क्या ऑब्जेक्शन में डाल देते। लोगों ने, बाहर के लोगों ने भी ज़मीनें खरीदी हुई हैं यहाँ पे इंडस्ट्री लगाने के लिए, उनकी भी ज़मीनें कब्जा हो गई हैं। और क्या करें, किधर से वो आएंगे फैक्ट्री लगाने के लिए? फैक्ट्री किस तरह लगेगी? नाजरीन, पाकिस्तान कैसे चलेगा? क्योंकि जिस तरीके से बिजनेसमैन की फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, बाहर से लोग निकाले जा रहे हैं, लाखों लोग पाकिस्तान से बाहर हैं जो वहाँ से पैसे भेजते हैं जिससे पाकिस्तान की मैशत चलती है। लेकिन आज जो हाल पाकिस्तान का है, ऐसे सियासतदान, सीनियर सियासतदानों की बात कर रहे हैं, मैं किसी आम सियासतदान की बात नहीं कर रहा हूँ, जिन्होंने पूरी ज़िंदगी अपनी यहाँ सियासत को दी और सियासत को समझते हैं, पाकिस्तान को समझते हैं कि पाकिस्तान कैसे चलेगा। लेकिन जरदारी साहब, बिलावल साहब, आप तो एक समझदार हैं, एक टीम को लीड करते हैं, तो अपने पुराने लोगों को, ऐसे सच्चे लोगों को जो आपकी पार्टी की भी कदर कर सकते हैं, पाकिस्तान की भी कदर करेंगे, लेकिन आपने ऐसे लोगों को भरा हुआ है जो आपको भी बदनाम कर रहे हैं, आपकी पार्टी को बदनाम कर रहे हैं। जिधर भी देखें आप जाकर कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कोई भी रहनुमा की बात कर लें, उन पर उंगली उठती। लेकिन ऐसे सीनियर लोग आज घर में आपने बैठाए हुए हैं जिनको कोई देख नहीं रहा, क्यों कि ये सच बोलते हैं। आखिर आप झूठे लोगों की कब तक कदर करेंगे? क्योंकि ये आपके काम के, आपके नाना के दौर से, आपकी वालदा को जानते हैं, आपके नाना के साथ इन्होंने काम किया, इन आपकी वालदा के साथ दौर में काम किया। तो ऐसे लोगों को ले ढूंढे। पाकिस्तान में बहुत आपके पीपल्स पार्टी के लोग पड़े हुए पुराने जाले जो आज भी आपके नारे लगाते हैं और आपका ही बैनर लेके, झंडे लेके टेबल पे बैठे हुए हैं, लेकिन आज तक आपने इनकी तरफ नहीं देखा। कई इंटरव्यू मैं कर चुका हूँ और शायद आप तक पहुँच भी रहे हैं, लेकिन आखिर इनकी आवाज़ आपको सुनाई क्यों नहीं दे रही? क्योंकि इसलिए नहीं दे रही कि आपके जो इर्द गिर्द लोग बैठे हुए हैं वो आपको नहीं बैठने दे रहे हैं, नहीं देखने दे रहे हैं, ताकि ऐसे सच्चे लोगों को साथ में रखें, ताकि पाकिस्तान का कुछ भला हो, तुम्हारी पार्टी का कुछ भला हो। और आज भी इस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को छोड़ने को तैयार नहीं, कहते हमारे खून में शामिल है, क्योंकि ये हैं आपके सच्चे जाले जो कि आज भी चीख चीख कर रहे हैं। तो आए, देखें इनकी तरफ, कुछ तो याद करें और पाकिस्तान के लिए कुछ सोचें, ताकि पाकिस्तान जिस हालत में है आखिर इसको कौन संभालेगा। इंशाल्लाह कल किसी और नए मौजू और नए मेहमान के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक लिए अपने मेज़बान असलम खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।